दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा, यानी कि एग्ज़ाम में जो पेपर आपको देखने को मिलेगा उसमें किस प्रकार से प्रश्न डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, कितने पार्ट होंगे और किस प्रकार से पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो लैंग्वेज का पोर्शन होता है जिसमें कुल मिला के 30 प्रश्न होते हैं और जनरल स्टडीज़ के कुल मिला के जो 40 प्रश्न होते हैं, तो सभी प्रश्न जो कि पूछे गए थे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत, तो उसमें हम एक पैटर्न को देखेंगे, एक सिस्टम को समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी काफ़ी समय है, आप अपनी तैयारी में जो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए आपको, वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो बुकलेट है ये क्लास 6 to 8 के लिए है, सोशल साइंस का पेपर है जिसका सीरीज ए है, ठीक है। और इसमें कुल मिला के जो पहला पार्ट है वो लैंग्वेज का है, दूसरा पार्ट जनरल स्टडीज़ का है, तीसरा पार्ट सोशल साइंस का है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको समय कितना मिलेगा। तो एग्ज़ाम में जो आपको समय मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और कुल 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। कितने अंकों की? 150 अंकों की। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जो लैंग्वेज होगा ये केवल क्वालिफाइंग है का एक पोर्शन होगा और साथ ही साथ सोशल साइंस का भी एक पोर्शन होगा। तो आप ये समझ चलिए कि जो लैंग्वेज है ये क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है। सोशल साइंस और जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सोशल साइंस के अंतर्गत अगर आप जिन लोगों ने सोशल साइंस में अप्लाई किया हुआ है वो लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जो उनका सोशल साइंस होगा उसमें हिस्ट्री का पोर्शन होगा, ज्योग्राफी का पोर्शन होगा, इकोनॉमिक का पोर्शन होगा और पॉलिटी का पोर्शन होगा। और सभी से कितने कितने प्रश्न होंगे? 40-40 प्रश्न होंगे। आपको इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आप इनमें से चूज कर सकते हैं, भले ही उन्हें आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम इतिहास और भूगोल में से एक आपको चुनना है। आप दोनों का भी चुनाव कर सकते हैं लेकिन कम से कम दोनों में से एक का चुनाव यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। अगर आप इतिहास चुन रहे हैं तो इसको जो है पहले क्रम पे रखिएगा, और अगर आप भूगोल चुन रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप इतिहास नहीं चुन रहे, आप भूगोल चुन रहे हैं, तो भूगोल के बाद आप इतिहास मत चुनिएगा। भूगोल अगर आप पहले क्रम पर रखते हैं तो फिर आप दूसरे क्रम पर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को रखिएगा। इस पर एक वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड कर दिया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अंकों का बंटवारा है वो किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न होंगे वो दोनों भाषा में रहेंगे। लैंग्वेज, हाँ, हिंदी का प्रश्न हिंदी में रहेगा, हिंदी को अंग्रेजी में नहीं बदलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें कुल मिला के 8 प्रश्न यहाँ पर आपके आएंगे। किससे? लैंग्वेज में इंग्लिश से आएंगे। और उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन होगा, ठीक है, तो जो दूसरा पोर्शन होगा वो हिंदी से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऑल ओवर जो 30 प्रश्न दिए गए हैं, तो दोस्तों एक बात का तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज वाले पोर्शन में दोनों ही पोर्शन को मिलाकर, मतलब इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर आपको इसे क्वालिफाई करना मस्ट है। क्वालिफाइंग मार्क के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो जो इंग्लिश में प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में कुल मिला के यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो 8 प्रश्नों में प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज, यहाँ पर डैश दिया गया है, वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपको चुनना है वही आपको जो है वहाँ पर ओवल दिया गया होगा OMR शीट में, वो काला कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सरिता इज़ गोइंग टू ज्वाइन एज ए वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द, यहाँ पर द लगेगा। द वाशिंगटन पोस्ट इज़ द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द USA, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ किचन, ठीक है, कौन सा किचन का एक हिस्सा नहीं है? ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि बकेट हो गया, गीज़र हो गया, टैप हो गया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपके किचन में नहीं होता है? तो नन ऑफ द एबव होगा। इसमें से सभी जो है किचन में यूज होते हैं, तो नन ऑफ द एबव, ई आपका उत्तर होगा।
विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट, कौन सा एक है जो कि फल नहीं है। कैरेट ये एक सब्जी होती है, टर्निप सलगम ये भी एक सब्जी है, बीट रूट चुकंदर भी एक सब्जी है। मतलब 4 का जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। मोर देन वन ऑफ द एबव इज नॉट ए फ्रूट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका उत्तर कुछ लोग ई लगा देंगे जल्दबाजी में, तो ये गलती करने से आपको बचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न होगा कि लुक देयर आर डैश इन वाटर, तो लुक देयर आर डैश इन द वाटर, तो इसमें क्या आएगा, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, टैडपोल्स, मोर देन या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सी है, टैडपोल्स जो मेढक के बच्चे होते हैं वही वाटर में रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन रहेगा वही आपको टिक करना होगा, वही आपको ओवल ब्लैक करना है। ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ़ इट हैज़, तो लीप ईयर के बारे में आप जानते ही हैं, उसकी परिभाषा आप जानते हैं कि जहाँ पर फरवरी जो होती है वो कितने दिन की होती है, जी हाँ 29 डेज़ की, जैसे कि 2024 आपका एक लीप ईयर है। तो मोर डेज इन ए मंथ, ठीक है, मोर डेज इन ए मंथ, और कुल मिला के 366 डेज यहाँ पर हो जाते हैं। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, सन ऑफ ब्रदर भाई का जो पुत्र होगा उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे आप नेफ्यू, भतीजा कहेंगे। और ये देखो अंतिम प्रश्न है कि फादर्स सिस्टर इज नोन एज, तो 8 का यहाँ पर ऑप्शन ई दिया गया है, सिस्टर इन लॉ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत टफ नहीं है। अगर आपको बहुत बेसिक नॉलेज है तब भी आप इंग्लिश में जो 8 प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप आसानी से दे जाएंगे। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों जो इसका आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी गढ़वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उपभाषा के बारे में पढ़ना होगा, मतलब जो हिंदी व्याकरण है ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टफ लेवल का है। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कन्नौजी जो होती है दोस्तों ये किस में आती है, कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, आप जानते ही हैं, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या होगा, तो 11 का ऑप्शन यहाँ पर होगा। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब तिल का ताड़, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो मुहावरे जो हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा मुहावरों के बारे में। अब देखो यहाँ पर किताब के बारे में हो रहा है कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, तो कवितावली की रचना जो है ये किस भाषा में की गई दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है ब्रजभाषा। एक प्रश्न और भी आता है अक्सर कि रामचरितमानस की जो रचना है, रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखी गई है। एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें बताओ कि रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो क्लासेस कैसे चलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 4। तो ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं, 4 बोलियाँ आती हैं। खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा था, आर्टिफिशियल डायलेक्ट कहा है खड़ी बोली को, यानी कि आर्टिफिशियल डायलेक्ट कहा गया है किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो यहाँ से देखो आपको आइडिया लग जाएगा। टॉपिक मैं आपको लिख के दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम से पहले आपको पढ़ने हैं, और उस पर एक डेडिकेटेड क्लास भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप उसको जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, दक्षिणी जो है भाषा होती है एक, ये किस अन्य नाम से पुकारी जाती है, तो दक्षिणी को दोस्तों क्या कहेंगे आप, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसको हिंदवी भी कहते हैं और हिंदुस्तानी भी कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी को ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 17। क्या प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है,
अंत्याक्षरी, अनत्याक्षरी, ये तो गलत है, अंताक्षरी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ए और सी में, लेकिन जो उत्तर माना गया था आयोग के द्वारा ये ऑप्शन ए को माना गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो शब्दों के शुद्धता पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद पर भी आपको ध्यान देना है। नवोढ़ा, नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स ये रहेगा नवधन उढ़ा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और रिजु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। रिजु का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, तो ये होगा रिजु माने जी हाँ सरल, ठीक है। ऋचा भी नहीं होगी, कुटिलता भी नहीं होगी, सरल, ठीक है। इसके बाद जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से भी संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा उसे क्या कहेंगे आप, प्रागैतिहासिक। देखो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व की घटनाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल, जो ज्ञात है लेकिन जहाँ पर लिपि पढ़ी नहीं जा सकी उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे आद्यैतिहासिक काल, ये आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग फोकस करिएगा, शब्दों का ही बस हेर फेर है, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। पारितोषिक माने आप जानते ही हैं ये इनाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं को कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तरी, तरणी, उपल, अस्म, अनिल, तुषार। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा ये क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। अनिल और तुषार ये पर्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाकेट मार शब्द में कौन सा समास है। पाकेट मार, तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो समास, संधि विच्छेद, ये शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। वाक्यों की शुद्धता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, बिल्कुल यूपीपीएससी आरओ की तरह। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये शुद्ध वाक्य है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये गलत हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर विकल्प डी आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि एक विशेषता बता रहा है जो कि एक विशेषण है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण के रूप में सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखो सब में सुंदर का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहाँ पर इसका प्रयोग जो है क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, लिखना क्या है, एक क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है सुंदर। तो विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा। तो यानी कि विकल्प सी ही आप आंसर करेंगे। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, संस्कृत भी है, पाली भी है और तमिल भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं, तमिल को आप नहीं मानेंगे, लेकिन ए और बी आपके सही उत्तर हैं। ये दोनों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है। आर्य भाषा मतलब जो आर्यों की भाषा रही है उसको आप आर्य भाषा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बुद्धि, सफाई और ममता में जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, तुम, वह, मैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, मैं, ठीक है। और इसके बाद रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या होगा। तो इसका उत्तर बनेगा इच्छा बोधक क्रिया, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। तो ये सारे प्रश्न हो गए जो कि लैंग्वेज के अंतर्गत पूछे गए थे। प्रश्नों का प्रारूप समझ लीजिए, टॉपिक समझ लीजिए और तैयारी शुरू करिए। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पर आपकी तैयारी के लिए जो बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल हैं वो अवेलेबल रहेंगे। तो बशर्ते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि पूछे गए थे जीएस के अंतर्गत। यहाँ पर भी जो प्रश्न होंगे वो बाइलिंगुअल ही रहेंगे। तो जीएस में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं,
एक बात आपको और भी बता दें कि जीएस में आपकी मैथ और रीजनिंग भी आएगी, तो उसके लिए अलग क्लासेज होंगी, तो वो भी आप तैयार करते रहिए, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है आपके लिए। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। चलिए इसका उत्तर बताइए कि D2O का जो उपयोग होता है, जिसको आप भारी जल कहते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग होता है वो मंदक के रूप में होता है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत सारे लोग लैक्टियल को लैक्टोज से मतलब जोड़ देंगे और दुग्ध उत्पादन इसका उत्तर दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो उत्तर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि वसा अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। तो यहाँ पर क्या प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहेंगे यहाँ पर पादप कार्यकी, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 आएगा। प्रश्न था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, हेरिडिटी, या फिर इसको आनुवंशिकी आप कहते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? लेग्यूमिनेसी कुल आपने पढ़ा होगा, इसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एक वर्णक प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? तो दोस्तों, जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे मुंह में भोजन के साथ जो एंजाइम जाके मिल जाता है उसको आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, ये होता है एमाइलेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बायलिंगुअल भी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में कि Al2O3.2SiO2.2H2O इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर। तो यहाँ पर केमिकल फार्मूला दिया गया है और पूछा है कि ये किसका जो है केमिकल फार्मूला है। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये चीनी मिट्टी का फार्मूला होता है Al2O3.2SiO2.2H2O, ये चीनी मिट्टी का फार्मूला है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मतलब जो जानवर केवल मांस खाते, जैसे शेर वगैरह हो गए, तो उनको बेसिकली क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो उनको कहेंगे फ्रेंड्स आप कार्निवोर, यानी कि विकल्प आपका बी यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो यहाँ पर करंट अफेयर का प्रश्न है और निश्चित रूप से अब ये 2022 का करंट है, जो कि आएगा नहीं, लेकिन मैं उत्तर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जो उत्तर था वो ऑप्शन बी था। और करंट अफेयर के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो सेशन होगा वो अलग से आएगा, उस पर भी आप लोग जो है फोकस करिएगा। यहाँ पर मैं वो सारे प्रश्न बिल्कुल हटा दे रहा हूँ जो कि मतलब संबंधित नहीं हैं और एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन करंट से संबंधित प्रश्न यहाँ पर कई सारे पूछे गए थे, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहे। अब देखो, यहाँ पर जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन है, उसके परियोजना निदेशक का नाम पूछ लिया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो विकल्प था वो था निगार साजी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही था। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज भी हो गई हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो चीज़ें लेटेस्ट चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ चेंजेज हुए हैं तो वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा था कि करंट अफेयर जो कि संबंधित नहीं होंगे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो 52 का जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन सी बन जाएगा, भूटान। ठीक है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान हाल ही में दिया गया है किसको? तो 53 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। लेकिन फ्रांस के द्वारा फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है अभी हाल ही में दिया गया है पूर्व कांग्रेसी नेता, वर्तमान में भी कांग्रेस में ही है, तो उनका नाम क्या है? जो कि पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, कब? पहले थे, और उनकी एक किताब भी आई थी डॉक्टर अंबेडकर पर, और नाम अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, शशि थरूर जी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये चर्चित क्वेश्चन है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो 54 का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी है, भारतीय विरासतों को वापस लाना। ये भी करंट का ही प्रश्न है, तो मैंने कहा था कि करंट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस वही डिस्कस करेंगे। हाँ, जो स्टैटिक के प्रश्न हैं उसको हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए,
कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत। अब जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मैं बता दूं कि एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो 55 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। अरावली एंडीज और अपलेसियन में से, तो यहाँ पर नॉट यंग फोल्ड माउंटेन तो बहुत सारे हैं, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, मतलब आपका जो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। और निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा के बारे में प्रश्न आया है, तो इसका जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी बनेगा, आल्प्स पर्वत, ठीक है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, रांची पठार का। इसके बाद जो विकल्प है वो भी आप देख लीजिए, रांची पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार। तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका जो आंसर है वो मालवा पठार हो जाएगा। तो कर्क रेखा के बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत के कुल मिला के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है और सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र बनता है इसका मालवा पठार से। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये प्रश्न था और इसका जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न था कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो जो लेटराइट मिट्टी होती है सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि G20 में एक नया समूह आके जुड़ गया है, G20 में अफ्रीकन यूनियन भी आकर ऐड हो गया है। तो अब जो 2024 में बैठक होगी G21 नाम से होगी, G20 की बैठक अब G21 नाम से होगी, और इसका जो पहला मेज़बान होगा वो कौन सा देश होगा, ये प्रश्न था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्राज़ील, ठीक है। हवा में नमी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में नमी को आप हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर मत कर दीजिएगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाइए। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा। तो प्रश्न क्या है कि कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर से चलता है? तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ये रहेगा, आपको याद आ गया होगा। और इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। इसी से जो है शीत में वर्षा होती है भारत में, और अभी वर्तमान में काफ़ी सक्रिय रहा था इस साल सर्दियों में, जिसकी वजह से खूब बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो देखो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा? देखो ये विद्रोह तो पक्का है कि 1855-56 में हुआ था, लेकिन प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो नेतृत्व किया गया था वो 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था सिदो और कान्हू। क्या नाम था इनका? इनका नाम था सिदो और कान्हू, जो कि यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, मतलब सिदो कान्हू का उल्लेख ही नहीं है। तो विकल्प ई आपका यहाँ पर आंसर होगा। और सिदो और कान्हू ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेज़ों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जलियांवाला कांड भी छोटा पड़ जाता। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों ने लगभग 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला था। तो ये बहुत ही भयानक था। 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ें तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 5 मार्च 1931 की बात यहाँ पर हो रही है, और उस दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये जो घटना है ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर है। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था कब? 1928 में हुआ। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? 66 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर था बिपिन बिहारी वर्मा, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था, आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट। और इसका जो आंसर है वो है 24 सितंबर 1932, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो चंपारण की घटना कब हुई थी? तो आपको पता ही है, इसका जो आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिस पर
इस चंपारण समस्या पर चर्चा हुई थी। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 11, 12 और 40 में से किसी पर भी इस पर चर्चा नहीं हुई थी। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा दिया गया था ऑप्शन सी यानी कि हसरत मोहानी के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसका उत्तर अक्सर लोग क्या करते हैं कि सरदार भगत सिंह लगा देते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 1921 में मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने पहली बार इस नारे की शुरुआत की थी, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी नारा ये बन गया था। यह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा भी था, इंकलाब जिंदाबाद। और 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है प्लस आपका जो जीएस का पोर्शन है उसको पूरी तरह से आपको बता दिया है। ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। हालांकि ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए, लेकिन यही लेवल जो है 1 to 5 में भी रहता है और साथ ही साथ आगे भी 9, 10, 11, 12 के लिए भी रहता है। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जीएस कैसे तैयार करना है, लैंग्वेज कैसे तैयार करना है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आगे भी आगे जो क्लासेज हैं वो लगातार चलती रहेंगी। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो आज खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।